अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और क्या तरीके हैं उसके बारे में जानेंगे। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है और खुद ही उसे कंज्यूम करता है और स्टोर करके भी रखता है। इसके अलावे प्लांट्स को भोजन मिलने के और क्या तरीके हैं इसके बारे में। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ये लाल या ब्राउन पत्ते वाले प्लांट हो, लाल और ब्राउन पत्ते वाले प्लांट्स में क्लोरोफिल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें वास्तव में क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वैसे प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो उस तरह के पौधे किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हें उनका भोजन, उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो जिस तरह जानवर और ह्यूमन बींग्स दूसरे ऐसे पौधों पर डिपेंडेंट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वे पौधे भी जो खाना नहीं बना पाते उन्हीं खाना बनाने वाले पौधों पर, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधों पर ही डिपेंड हो जाते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें भी हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, वे भी दूसरे प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, फिगर 1.5 हमें नीचे मिलेगा, ये वाला फिगर। ये एक बड़ा सा प्लांट है और इस पे जो पीले पीले आपको पैचेस दिख रहे हैं, ये एक हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता और ये इस ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। Do you see a yellow, very branched structure twining around the stem and branches of a tree? इसमें आपको ये घुमावदार जाली नुमा पीले कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इस पेड़ के स्टेम से लीव्स तक फैला हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, या फिर इसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता। अब चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ये उस प्लांट से अपना फूड डिराइव करता है जिस पे ये चढ़ता है, क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस पौधे पर ये प्लांट चढ़ता है, क्लाइंब करता है, उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। तो यहाँ जो ये ग्रीन कलर्ड प्लांट है वो होस्ट प्लांट है और ये जो येलो वाली चीजें हैं वे गेस्ट हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, cascata is called parasite. जिस प्लांट पे कैस्कटा क्लाइंब करता है वह उसके न्यूट्रिएंट्स को चूसता है, डिप्राइव करता है, उसे कम करता है, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मच्छर एक पैरासाइट है जो हमारी शरीर से खून चूसता है, उसी तरह ये कैस्कटा दूसरे ट्री से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और जो दूसरे एनिमल हैं वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप इसके बारे में सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। पहेली जानना चाहती है कि क्या ये जो कीड़े हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारा खून चूसते हैं, क्या वे भी पैरासाइट हैं? तो हाँ, ये पैरासाइट हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खाते हों? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि कीड़ों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचा सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, तो क्या यह गजब नहीं है कि प्लांट्स इंसेक्ट को पकड़ के उन्हें डाइजेस्ट कर सकें? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये प्लांट्स हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ये प्लांट है फिगर 1.6 में, इसे पिचर प्लांट कहते हैं। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, तो इस प्लांट में जो जग की तरह बना हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये पत्ते का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। पत्ता ही बदलते बदलते इस जग की तरह का आकार ले लेता है। पहले ये लीफ की तरह होता है, फिर धीरे धीरे ये एक जग की तरह बन जाता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, तो इस लीफ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो एक ढक्कन बनाता है कि अगर इस जग रूपी स्ट्रक्चर में कोई इंसेक्ट एंटर करे तो ये ढक्कन बंद हो जाए और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप्ड रह जाए, फंसा रह जाए। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, तो ये ढक्कन इस पिचर का, इस जग का मुंह खोल या बंद कर सकता है।
इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर कुछ बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जब कीड़ा इस पिक्चर में एंटर करता है तो उस पिक्चर का ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की तरह का स्ट्रक्चर, कीड़े को ट्रैप करने में, पकड़ने में हेल्प करता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। कीड़ा जब पिक्चर में फंस जाता है, जग लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, तो उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ऐसे जूस जो फूड को पचाने के काम आते हैं, वो कीड़े को डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। Such insect eating plants are called insectivorous plant। तो इस तरह के जो कीड़ों को खाने वाले पौधे हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हों। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें मिट्टी से पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता होगा, इसलिए वो कीड़ों को खाकर अपने न्यूट्रिशन की भरपाई करते होंगे? तो हाँ, ये संभव है और ये सही भी है। बूझो is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why it feed on insects। बूझो सोच रहा है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस भी करता है तो उसे कीड़ों को पकड़ के खाने की क्या जरूरत है। तो बात ऐसी है कि फोटोसिंथेसिस से इस प्लांट की पूरी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, पूरा फूड रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, इसलिए इसे कीड़े पकड़ के खाने होते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। तो ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। अगला है सेक्शन 1.4 सेपरोट्रॉप्स। सेपरोट्रॉप्स ऐसे पौधों को कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो सड़े गले चीज़ों पे पैदा होते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो आइए इनके बारे में देखें। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने सब्जी के बाजार में मशरूम के पैकेट्स बिकते देखे होंगे कुछ इस तरह के। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के समय में सड़ी लकड़ी पर या भीगी मिट्टी पर आपको छत्ते की तरह का एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई देता होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। आइए जानते हैं कि इस तरह के पौधे जो मशरूम है वे अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं और कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो सड़ती हुई लकड़ी पे पैदा होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू। उनके पास मुंह भी नहीं होते जैसे जानवरों के होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन भी नहीं होते, उजले कलर के होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनके पास माउथ भी नहीं है एनिमल्स के जैसे, तो इनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और इसे पानी से भिगो दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। ब्रेड को भिगोकर एक गर्म जगह पे उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बाद आपको उस पे कुछ धब्बे दिखाई देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। तो इन धब्बों का रंग क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन धब्बों को एक माइक्रोस्कोप या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आपने जो भी देखा उसे अपनी कॉपी में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब आप इसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रुई के धागों की तरह की कोई चीज पूरे ब्रेड पे बिखरी हुई है, कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इन ऑर्गेनिजम्स को हम फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, न्यूट्रिशन एक्वायर करने का जो तरीका होता है वो अलग है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये जो फंगाई है वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। तो सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ये डेफिनेशन है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए या सड़ रहे मैटर से, सड़ रही चीज से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है, न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेपरोट्रॉप्स। और उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम सेपरोट्रॉप्स कहते हैं, उस प्रजाति को सेपरोट्रॉप्स कहते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगाई इन चीजों पे भी ग्रो कर सकता है, अचार पे, लेदर पे, कपड़ों पे, अगर इन्हें गर्म और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए, पानी वाले वेदर में छोड़ दिया जाए तो वहाँ फंगाई ग्रो कर जाएगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। बरसात के मौसम में ये फंगाई बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगाई ने आपके घर में क्या उत्पात मचाया है, फंगाई से आपको क्या तकलीफ होती है, अपने पेरेंट्स से पूछिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। स्पोर्स बीज को कहते हैं, तो फंगाई पैदा करने वाले जो स्पोर्स हैं, जो ऐसे बीज की तरह की चीज हैं जो फंगाई जनरेट कर सकते हैं, फंगाई को पैदा करते हैं, वे हवा में होते हैं। जब उन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मिलता है, तो वे ऑटोमेटिकली वहां लैंड करते हैं और वहां पे फंगाई ग्रो कर जाता है। तो वही बात कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब उन्हें सुइटेबल कंडीशन मिलता है, भीगी और गर्म चीज मिलती है, वहां पे वे स्पोर्स, वे बीज वहां पे लैंड कर जाते हैं और वहां फंगाई ग्रो कर जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या अब आप सोच सकते हैं कि हम अपनी चीजों को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं इस फंगाई से। Some organisms live together and share both shelter and nutrients। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, ये घर भी शेयर करते हैं, जहाँ वे रहते हैं उस चीज को शेल्टर कहते हैं। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स अपना घर भी शेयर करते हैं और जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी शेयर करते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हों, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हों, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसी भी फंगाइज हैं जो पेड़ के जड़ों में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पौधे की जड़ में जब फंगाई होता है तो पौधा उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस पौधे को वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस रिलेशनशिप से दोनों को फायदा होता है, प्लांट को वाटर मिल जाता है, फंगाई को फूड मिल जाता है। ऐसे ही एक रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। lichen एक तरह का एल्गा है, एल्गा सिंगुलर होता है और एल्गी प्लूरल है। उसी तरह फंगस सिंगुलर है और फंगाई प्लूरल है। बहुत सारे फंगस को मिला के फंगाई बनेगा और बहुत सारे एल्गा को मिला के एल्गी बनेगा। तो एक एल्गा जिसका नाम लाइचेंस है, इसके पास क्लोरोफिल होता है और इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोसिस वाला रिलेशन है एक फंगस के साथ। ये दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। जो फंगस है वो एल्गा को घर देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है और मिनरल्स भी देता है, जिसे यूज करके एल्गा फूड बनाता है और वो फूड फंगस को भी शेयर करता है। तो लाइचेंस का फंगस के साथ ये जो रिलेशनशिप है, इसे हम सिम्बायोसिस वाला रिलेशन कहेंगे या फिर इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अगला है सेक्शन 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब वापस आना। तो पौधे हमेशा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खींच रहे होते हैं, मिनरल्स, वाटर ले रहे होते हैं लगातार। तो ये सॉइल में वापस कैसे आता है, रिप्लेनिश कैसे होता है, इसके बारे में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स in the fields or gardeners using them in lawns or in pots?
आपने किसानों को देखा होगा खेत में खाद छींटते हुए, फर्टिलाइजर स्प्रेड करते हुए, या फिर गार्डनर्स को देखा होगा बगीचे में या फिर लॉन में या गमलों में खाद डालते हुए। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आपको पता है कि ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने जाना है कि प्लांट मिनरल्स वे वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो मिनरल्स का जो अमाउंट है सॉइल में वो लगातार घटता जाता है। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. Fertilizers जो सॉइल में डाले जाते हैं उसमें ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन nutrients को समय समय पे मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी को फिर से एनरिच किया जा सके, फिर से मिनरल भरा जा सके मिट्टी में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। हम पौधे उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें तो। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. आमतौर पे जो फसल वाले पौधे होते हैं जैसे धान, गेहूं, वे बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. हालांकि हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत सारा प्रेजेंट है, लेकिन पौधे जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, वे इसे मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए मिट्टी को नाइट्रोजन रिच बनाना जरूरी है, इसीलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। पौधों को नाइट्रोजन घुले हुए फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. बैक्टीरियम बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है। एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं और बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरियम को मिला के बनता है। बैक्टीरिया प्लूरल है। तो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम राइजोबियम होता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देता है। लेकिन राइजोबियम के साथ दिक्कत क्या है कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम चूंकि बैक्टीरिया है इसलिए वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen. यह राइजोबियम बैक्टीरिया फली वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। उनकी जड़ों में यह बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए उन प्लांट्स पे डिपेंड होता है फूड के लिए और इन टर्न बदले में उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और आप ये बात जानते होंगे कि ये चना, मटर, मूंग इन सब में नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट होता है। इन टर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इस नाइट्रोजन के बदले प्लांट उस राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है और खाना भी देता है। They thus have a symbiotic relationship. इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स में और राइजोबियम बैक्टीरिया में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। This association is of great significance for the farmer. राइजोबियम बैक्टीरिया का और इन लेग्यूमिनस प्लांट का ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये किसानों के लिए बड़े महत्व का है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे इस तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए जाते हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वहाँ का सॉइल राइजोबियम बैक्टीरिया एनरिच कर देता है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है और उस सॉइल में फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता किसानों को, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारा नाइट्रोजन होता है दूसरे फसल के लिए। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्सेस में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है और ये पल्सेस इसी तरह के लेग्यूमिनस प्लांट से पाए जाते हैं जिनमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने सीखा कि ज्यादातर जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट
प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेपरोट्रॉपिक। कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर सड़े गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक और सेपरोट्रॉपिक प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉपिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी जानवर हैं उन सभी को हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वे दूसरे पौधे और दूसरे जानवरों पर फूड के लिए, खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो आंशिक रूप से, पार्शियली, आधा हेटेरोट्रॉपिक है? तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें कीड़ों को पकड़ के, इंसेक्ट्स को पकड़ के अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है। इसलिए उन्हें हम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉप, आधे हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका पहला चैप्टर साइंस का। मुझे उम्मीद है आपको यह